हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड, जिसमें सप्लाई और डिमांड जो है इक्वल होती है, और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड, जिसमें सप्लाई और डिमांड जो है इक्वल नहीं होती है, यानी कि सप्लाई और डिमांड की जो वैल्यूज़ रहती है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, राइट। अब इस पर्टिकुलर अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिया है जो कि ऑलरेडी मैट्रिक्स फॉर्म में फॉर्म्युलेटेड है, राइट। और इस प्रॉब्लम को कंसिडर करते हुए हम देखेंगे कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब मैंने कह तो दिया कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, बट फिर भी हमें चेक तो करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या नहीं। अब सबसे पहले मैं डिमांड की सम करने जा रहा हूँ यहाँ पर 300 प्लस 200 प्लस 200, तो ये जो है 700 बन जाते हैं, राइट। तो 700 बन जाएंगे। अब ये 700 बनने के बाद मैं चेक करता हूँ कि ये सप्लाई कितनी है, 250 प्लस 300 प्लस 300, इसका मतलब ये 850 बन जाती है सम, राइट। अब अगर यहाँ पर मैं 700 और 850 अगर देखता हूँ डिमांड एंड सप्लाई रेस्पेक्टिवली, तो नज़र में आ रहा है कि यहाँ पर सप्लाई और डिमांड में ऑलमोस्ट और एग्जैक्टली 150 यूनिट्स का डिफरेंस है, यानी कि डिमांड जो है 150 यूनिट से कम है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अगर अनबैलेंस टाइप का अगर हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका रहता है, सबसे पहले तो उसको बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के लिए एक नई चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है जिसे हम डमी बोलते हैं। यहाँ पर जो एक मैं डमी कॉलम ऐड करूँगा और उस डमी कॉलम की करस्पॉन्डिंग डिमांड जो रहेगी वो 150 की रहेगी, राइट। तो ऐड करते हैं, डमी कॉलम ऐड कर दिया मैंने और उसकी जो डिमांड है वो 150 की है। अब जैसे ही मैंने 150 यूनिट्स की डिमांड डमी डिमांड ऐड की है, ये 750 चेंज होके बन जाएंगे 850, राइट। अब मैं बोल सकता हूँ कि सप्लाई और डिमांड इक्वल है, तो ये प्रॉब्लम जो है बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है। और एक चीज़ ध्यान में रखने लायक है, याद रखना, डमी कॉलम ऐड करो या रो ऐड करो, उससे एसोसिएटेड जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहती है वो हमेशा ज़ीरो ही होनी चाहिए, राइट। क्योंकि फिजिकली जो है हम क्वांटिटीज़ को या प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए उसको ज़ीरो रखना पड़ता है, राइट। तो अब बन गया ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि 3-4 मेथड हमने डिस्कस किए, उसमें से एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल थी, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड थी, एंड फाइनली वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड थी, राइट। अब ये अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब उसके पीछे का कारण ये है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही आगे जाके मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन होने के बाद मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो कि ऑप्टिमैलिटी टेस्ट है ये परफॉर्म करने वाला हूँ, राइट। तो इसलिए मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करूँगा। मैं इसको वैम से भी सॉल्व कर सकता था, एक्चुअली मैंने करके देखा है, तो दिक्कत ये आ रही थी कि वैम जो है बहुत ही क्लोज सोल्यूशन दे रहा था ऑप्टिमैलिटी के, और जो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट है फर्स्ट इटरेशन में ही टर्मिनेट हो रही थी। एक्चुअली मुझे आपको समझाना था कि एग्जैक्टली ये ऑप्टिमैलिटी टेस्ट किस तरह से परफॉर्म की जाती है, इसलिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं जो हूँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से सॉल्व करूँगा ताकि 1-2 इटरेशन में आपको दिखा सकूँ अच्छे से, राइट। और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जो है मैंने अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास जो है जो एक्टिव मैट्रिक्स है ये वाला है, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल ये कहता है कि जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला सेल रहता है यानी कि ये, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का सेल हमेशा जो रहता है वो अपर लेफ्ट साइड का रहता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर का रहता है, यानी कि ये। तो यहाँ पर मुझे जो है अलोकेशन करना पड़ेगा, राइट। अब रूल ये कहता है कि इस सेल को चूज़ करने के बाद इसको करस्पॉन्डिंग सप्लाई और डिमांड आपको एग्जामिन करनी है। अगर सप्लाई देखता हूँ तो 250 की है और डिमांड देखता हूँ तो 300 की है, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर 300 तो रखूँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 300 रखूँगा तो कंडीशन जो है वायलेट हो जाएंगी। सप्लाई तो 250 की है तो डिमांड 300 कैसे रखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे 250 ही अलोकेट करना पड़ेगा, राइट। तो चलो 250 जो है यहाँ पर अलोकेट करते हैं। 250 अलोकेट करने के बाद नज़र आ रहा है कि ये जो सप्लाई की कैपेसिटी थी, इसकी जो सप्लाई की कैपेसिटी थी 250 की, वो ऑलरेडी जो है यहाँ पर देने की वजह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर तीनों सेल में किसी भी तरह का अब फर्दर अलोकेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसने अपनी सप्लाई जो यहाँ पर दे चुका है। लाइकवाइज इस पर्टिकुलर कॉलम यानी कि ए कॉलम की जो डिमांड थी वो 300 की थी, उसमें से 250 हमने यहाँ पर दे दिए, तो इसका मतलब इसके पास अब बचे कितने, सिर्फ 50 की रिक्वायरमेंट यानी कि डिमांड बची है। तो लाइकवाइज ये क्रॉस हो जाएगा पूरा का पूरा रो बचा हुआ, और ये 300 में से 50 बचेंगे, राइट। अब मेरे पास जो एक्टिव मैट्रिक्स बचा हुआ है वो एक्टिव मैट्रिक्स सिर्फ इतना है।
अब इस मैट्रिक्स के हिसाब से मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे अलोकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, इसको करस्पॉन्डिंग जो सप्लाई है वो 300 यूनिट्स की है, बट डिमांड जो है सिर्फ 50 यूनिट्स की है। तो ऑब्वियसली ये अपनी डिमांड को फुलफिल करेगा, यानी कि 50 यूनिट यहाँ पर मुझे अलोकेट करने पड़ेंगे, राइट। सो लेट अस अलोकेट। 50 अलोकेट करने के बाद यहाँ पर जो है किसी भी तरह का अलोकेशन पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि 250 यहाँ पर दिए है, 50 यहाँ पर दिए है, 250 प्लस 50 होता है 300, तो इसकी डिमांड जो है 300 की वो फुलफिल हो चुकी है, राइट। और यहाँ पर 50 देने की वजह से इस पर्टिकुलर सेकंड नाम के प्लांट में या सोर्स में जो 300 की सप्लाई कैपेसिटी है वो घटकर रह जाएगी 250, क्योंकि 50 उसने यहाँ पर दे दिए हैं। लाइकवाइज अपन चेंजेस करते हैं, ये जो है यहाँ पर कोई अलोकेशन पॉसिबल नहीं और 50 जो है क्रॉस्ड ऑफ हो जाएगा, और 300 में से बचेंगे अपने पास 250, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब मेरे पास जो बचा हुआ एक्टिव मैट्रिक्स है वो ये वाला है, राइट। अब यहाँ पर मुझे अलोकेशन करना पड़ेगा। अब इस पर्टिकुलर सेल को करस्पॉन्डिंग जो डिमांड है वो 250 की है और सप्लाई जो है 250 की है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे 200 का ही अलोकेशन करना पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पर 200 अलोकेट करता हूँ, राइट। यह अलोकेट करने के बाद देखना पड़ेगा, यहाँ पर कोई अलोकेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसकी डिमांड जो है बी कॉलम की वो 200 की थी, वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, तो यहाँ पर कोई भी अलोकेशन पॉसिबल नहीं होगा। लाइकवाइज यहाँ पर जो है 250 की सप्लाई की कैपेसिटी थी, तो उसमें से 200 चले गए यहाँ पर, तो बचा कितना है इसके पास? ओनली 50, राइट। तो यहाँ पर जो है मैंने 200 को क्रॉस कर दिया, यहाँ पर कोई अलोकेशन पॉसिबल नहीं तो क्रॉस कर दिया, देन 250 में जो सिर्फ और सिर्फ 50 बचे अपने पास। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब बचा हुआ मैट्रिक्स सिर्फ इतना है मेरे पास, ये वाला, तो ऑब्वियसली अलोकेशन मुझे कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर अलोकेशन करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग सप्लाई 50 की है और डिमांड 250 की है, तो ऑब्वियसली मुझे 50 यहाँ पर अलोकेट करने पड़ेंगे। 50 अलोकेट करूँगा तो ये पूरा का पूरा जो है कट जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जो कैपेसिटी है वहाँ पर खर्च कर दी है, और यहाँ पर 200 में से मात्र 150 बचेगा, राइट। तो लेट अस चेक, ये 250 अलॉट करने के बाद ये पूरा का पूरा फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी अलोकेशन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए क्रॉस कर दिया मैंने, और यहाँ पर जो है 200 में से 150 बचेगा। अब मेरे पास जो है अब मेरे पास जो है सिर्फ 2 सेल बचे हैं। ये अगर इस 2 सेल को देखूँ तो इस पर्टिकुलर सेल की जो डिमांड है वो 150 की है, और इस पर्टिकुलर सेल की जो डिमांड है 150 की है, और दोनों का अगर सब में ये करता हूँ मैं, इसकी दोनों की करस्पॉन्डिंग कैपेसिटी यानी कि सप्लाई कैपेसिटी देखता हूँ तो 300 की है। तो फाइनली यहाँ पर मैं 150 अलोकेट कर दूंगा, तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये 300 में से सिर्फ 150 बचेंगे, एंड फाइनली 150 यहाँ पर भी बचे हैं, यहाँ पर भी बचे, तो मैं यहाँ पर अलोकेट कर दूंगा। इस तरह से मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो लेट अस अप्लाई। यहाँ पर मैंने 150 अलोकेट कर दिए, तो ये एग्जॉस्ट हो गया, 150 कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया। उसके बाद यहाँ से 300 में से 150 बचेंगे, और ये बचा हुआ 150 यहाँ पर अलोकेट करने से ये 150 और ये 150 दोनों जो है कट हो जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, पर मुझे देखना पड़ेगा कि इस इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से एग्जैक्टली जो है मुझे कितना आंसर मिल रहा है। आंसर आपको निकालते आता है, सिंपल करना है मुझे। दिस 250 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस दिस 50 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस दिस 200 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस दिस 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 देन प्लस दिस 150 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस दिस 150 मल्टीप्लाइड बाय 0। इसे अगर आप कंसिडर नहीं भी करते हो तो भी चलेगा, क्योंकि डमी कॉलम में आने की वजह से दिस 150 मल्टीप्लाइड बाय 0 वो 0 ही आने वाला है। कंसिडर करो तो अच्छा, नहीं करो तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो फाइनल सोल्यूशन निकालते हैं। तो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के साथ जो एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आ रही है 350 की, ठीक है। मैंने यहाँ पर 150 इंटू 0 लिया है, लेते हो तो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि 0 ही होने वाला है, ना लेते हो तो भी दिक्कत नहीं क्योंकि 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से इस अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जब मैंने सॉल्व किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि मेरा जो सोल्यूशन है वो ₹3,350 आ रहा है, राइट। अब ये एग्जैक्टली ऑप्टिमल है या नहीं, मतलब ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है या नहीं ट्रांसपोर्टेशन का, ये यहाँ पर कहना जो है पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक मैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म नहीं करूँगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली यही सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या इससे भी बेहतर सॉल्यूशन मुझे मिल सकता है, राइट।
तो इसी प्रॉब्लम को जो है मैं इन कंटिन्यूएशन जो है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट परफॉर्म करके बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है मैं ये लेक्चर को स्टॉप कर देता हूँ और इसी के कंटिन्यूशन में जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, जिसमें कम्प्लीटली जो ऑप्टिमैलिटी टेस्ट है वो मैं परफॉर्म करके बताऊंगा। उसके कुछ रूल्स रहते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में अगर मैं डिस्कस करने जाऊँ तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, करीब आधे घंटे के करीब चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।